कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर खबर सामने आई थी कि शिवसेना का चिन्ह उनसे छिन चुका है। उसके बाद यहाँ पर असली शिव सैनिक होने का जो उनके पास यहाँ पर वर्चस्व था वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो ये भी खबरें सामने आई कि जो उनके पास अब चुनाव चिन्ह है यानी कि मशाल का जो चुनाव चिन्ह है वो भी उनसे छिनता हुआ नजर आएगा। और उससे पहले ही कल उद्धव ठाकरे ने इस बात को कहा था कि 28 फरवरी तक हम ये फाइनल कर देंगे कि आखिरकार हम किस चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर मशाल को छीनने की बात हो गई, देखा जाए तो मातोश्री छीनने की बात हो गई। जितने भी दफ्तर और कार्यालय यहाँ पर थे वो भी सब कुछ छीन चुके हैं यहाँ पर। और एकनाथ शिंदे ने उस बात को लेकर कहा कि हमने किसी की संपत्ति उससे नहीं छीनी, ये संपत्ति सरकारी है तो हमारे नाम हो गई। अब देखा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के लिए हामी भर दी थी और उस पर फैसला दिया जाएगा, लेकिन उसको टाल दिया गया। और यहाँ पर पहले 2 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर समय को बढ़ाकर 3 हफ्ते कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले को भी सही ठहराता हुआ नजर आया सुप्रीम कोर्ट। तो उम्मीदें कहाँ है अब उद्धव ठाकरे को? अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे जब उनसे सब कुछ छिन जाएगा? कुछ समय के लिए लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि उद्धव ठाकरे को मशाल का चिन्ह मिला है, लेकिन अब वो भी अगर छिन जाता है तो कौन सा नया चिन्ह लेकर आएंगे? बीएमसी चुनाव यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है उद्धव ठाकरे के लिए कि अगर वो उसमें जीत जाते हैं तो शायद वापसी कर सकते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी यहाँ पर बगावत कर सकती है उद्धव के साथ और अलग से चुनाव लड़ सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां नजर आ रही है। और महाराष्ट्र की सियासत अभी जिस तरीके से गरमाई हुई है ये इससे भी ज्यादा गरमाएगी। मान लीजिए कि ज्वालामुखी फूटते हुए नजर आएगी। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए कपिल भी मेरे साथ है, तो चर्चा शुरू करते हैं इस मुद्दे को लेकर कि आपको क्या लगता है कपिल, यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव के साथ लगातार इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, कभी उनसे शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है, उनसे सत्ता छीन ली जाती है, अब उनसे जो चिन्ह है मशाल का जो चुनाव आयोग ने खुद दिया था वो भी छीनने की बात हो रही है और मातोश्री भी छीनने की बात हो रही है। तो अगर ये सब कुछ छिन गया तो खाली हाथ हो जाएंगे फिर तो उद्धव। देखिए, उद्धव के खिलाफ जिस तरीके से तमाम चीजें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं, उससे साफ तौर पर माना जा सकता है कि उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और अगर चिन्ह को लेकर बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में 8 से 10 चिन्ह ऐसे हैं जिनको लेकर पार्टी जो है वो आने वाले वक्त में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मातोश्री छिन जाता है तो ज्यादा जो है वो मुसीबतों में घिरते हुए नजर आएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं जानकारी मिली थी कि जो अकाउंट था पार्टी का, उसमें जो फंड था वो काफी सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर ट्रांसफर किया जा चुका है, ताकि इस पर कहीं ना कहीं सीएम शिंदे अपनी दावेदारी करते हुए ना नजर आए। हालांकि ये बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैसला रहा कि पार्टी जो है वो आप शायद दे सकते हैं, सिंबल जो है वो भी शायद आप जो है वो शिंदे को दे सकते हैं। लेकिन अगर मातोश्री उनके पास से अगर कहीं ना कहीं जाता है तो फिर जिस तरीके से लोकतंत्र में लोग बिलीव करते हैं, उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र को खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी को ये कह देना चाहिए लाल किले से संविधान जो है वो खत्म हो चुका है। तो इस तरह की बातें जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और एक आम इंसान की अगर बात करी जाए तो उसे फिलहाल ये समझना मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें कि पार्टी छिन जाती है, चुनाव चिन्ह छिन जाता है। यहां तक भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सब्र कर लेते, लेकिन अब मातोश्री को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करते। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सवाल अब इस मुद्दे को लेकर भी कि कांग्रेस और एनसीपी अब साथ में चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव से अलग हो सकती है। तो अगर देखा जाए कि एमडीए फैक्टर जो एमडीए गठबंधन जो था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, यहाँ पर देखा जाए तो शरद पवार ने ही यहाँ पर गठबंधन किया था, फडणवीस के साथ पार्टी छुड़वा दी थी, 2019 का वो समय था। तो ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार कहीं ना कहीं एक मास्टर खेल खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शायद जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और उद्धव इस बात को शायद धीरे धीरे करके समझ रहे हैं कि सब कुछ किया धरा यहाँ पर शरद पवार का है। बिल्कुल, शरद पवार की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में वो क्या है, ये बात जो है वो साफ तौर पर सीएम शिंदे बता चुके हैं। और महाराष्ट्र की अगर सियासत की बात करी जाए तो एनसीपी काफी पुरानी पार्टी है। शरद पवार की भी अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से उन्होंने पहले बयान दिया था कि मैं जो है ये पूरा जो मामला है चुनाव आयोग का, इसमें अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसमें मैं फंसना नहीं चाहता। लेकिन वो 1 से 2 दिन बाद ये कहते हैं कि अगर मोदी ये सोच रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहेंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो शरद पवार ही हैं। और वो मोदी के खिलाफ भी बयान देते हैं लेकिन शिंदे की तारीफ करते हैं। यानी कि शिंदे और अगर मोदी को देखें तो वो अभी फिलहाल एक ही पार्टी का हिस्सा है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग है, लेकिन साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि एक ही पार्टी में मिलकर जो है वो सरकार चला रहे हैं, तो उसे एक बोल सकते हैं।
तो शरद पवार जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पासा जो है वो लगातार पलट रहे हैं। हमने इसको लेकर भी चर्चा करी थी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो प्रोग्राम था उसमें सार्वजनिक तौर पर मंच साझा करते हुए नजर आए थे। शिंदे ने बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो टैक्टिक्स है राजनीति के, जो दाव पेच हैं, वो मैं जो शरद पवार हैं उनसे सीख रहा हूं। तो साफ तौर पर जो है वो ये जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से पूरा खेला हुआ उसमें कहीं ना कहीं शरद पवार भी शामिल थे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि जिस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, ये सिर्फ वो इसीलिए करते हैं ताकि जनता जो है वो एकजुट हो जाए और जो मोदी सरकार के साथ जाना चाहता है वो साथ में चला जाए। इससे नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे का होगा। और एक छोटी सी बात, अगर विधानसभा की बात करी जाए तो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो अपने आप ही चौथे नंबर पर पहुंच गई है और शरद पवार जो राजनीति में बड़ा कद रखते हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी खबर सामने आई थी कि याचिका दायर जो की थी उद्धव ठाकरे ने, उस पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट को झटका दिया है यहाँ पर, और कुछ समय दिया है कि वो अपना जवाब यहाँ पर दे। तो उद्धव ठाकरे को अभी भी उम्मीद है कि चुनाव आयोग तो कहीं ना कहीं बिक चुका है 2000 करोड़ रुपए की बात जो संजय राउत ने की थी, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है उद्धव को कि शायद शिंदे गुट को जो छोटा सा झटका दिया है, भले ही वो छोटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। उनका ध्यान यहाँ पर आने वाले चुनावों में नहीं लग पाएगा, बीएमसी चुनावों में नहीं लग पाएगा। तो क्या एक उम्मीद मानी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अगर उद्धव के पक्ष में यहाँ पर फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से उद्धव मजबूत होते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वे जो है जनता का, वो जनता उद्धव की साइड है, शिंदे के नहीं। बिल्कुल, जनता भले ही शिंदे की साइड हो, लेकिन अगर कानूनी दांवपेच की बात करी जाए तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग का फैसला है हम उस पर स्टे नहीं लगाएंगे, साफ तौर पर इशारा था कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है वो सही दिया है। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी सुनवाई नहीं करेगा, वो रिवीजन करेगा, दोनों तरफ की दलीलें सुनेगा और उस पर फैसला सुना देगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में बड़ा बदलाव होने की संभावना ना के बराबर है। कोई चमत्कार होता है तो शायद हम इस पूरे मामले में बदलाव देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपने चुनावों का जिक्र करा, उद्धव ठाकरे के पास अब कितनी सारी चीजें करने के लिए, सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि जो उनका संगठन है वो उतना ही मजबूत रहे। दूसरा, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अब पार्टी का नाम क्या ढूंढा जाए, और लोगो भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 28 फरवरी तक ही वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लोगो रजिस्टर कराना पड़ेगा, और रजिस्टर कराने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास फिर जाना पड़ेगा। उसमें कई बार ऐसा होता है कि बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी चीजें उद्धव ठाकरे के लिए करने के लिए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में उनकी हार तय है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शरद पवार उनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के पास ज्यादा समर्थन है नहीं जनता का, तो बड़ी मुश्किलों में है फिलहाल। शुक्रिया कपिल यहाँ पर। और कहीं ना कहीं चर्चा की बात की जाए तो यहाँ पर यही समझने की कोशिश की कि उद्धव के सामने कितनी ज्यादा मुसीबतें हैं और इसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव भी है जिनकी नैया कहीं ना कहीं पार लगा सकते हैं, और उनके पास यहाँ पर सहारा देने के लिए कोई और है भी नहीं। तो क्या शरद पवार या खुद से आगे आकर उनके लिए कोई यहाँ पर बात करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे से उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा? अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।